क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी ऑफ द सेम पेपर। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखो। हाँ, consider how the following three barriers could make communication less effective between SSE's head office in country Z and its new factories in other countries. Okay, consider how the following three barriers could make communication less effective between SSE's head office in country Z and its new factories in other countries. Which barrier would be the easiest to overcome? Justify your choice. प्रॉब्लम विद द मीडियम, प्रॉब्लम विद द सेंडर, प्रॉब्लम विद द रिसीवर। ठीक है जी, तीन हमें बैरियर्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हाउ वुड दीज थ्री बैरियर्स मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव बिटवीन एसएससीज हेड ऑफिस। हमारी हेड ऑफिस कौन से मुल्क में? इन विच कंट्री डू वी हैव आवर हेड ऑफिस? टेल मी, किस मुल्क में है हमारा हेड ऑफिस? कंट्री जी, ये रहा। गुड, नाइस एलिजे, कंट्री जी में है ना। और हम अब दूसरे मुल्कों में जाके अपनी फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। समझो कंट्री जी अगर पाकिस्तान है, तो अगर हम पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश के अंदर, वियतनाम में, हम ऑस्ट्रेलिया में, हम किसी डिफरेंट कंट्री में जाके अपनी फैक्ट्री लॉन्च करते हैं, फिर वहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखेंगे, वहाँ पे प्रोडक्शन होगी, वहाँ भी हेलमेट्स बना के हम बेचेंगे। तो अगर हमारी हेड ऑफिस पाकिस्तान में और हम दूसरे मुल्कों में जाके फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, तो उनके बीच में भी तो बहुत सारी कम्युनिकेशंस होंगी ना। उनके बीच में भी किस तरह के हेलमेट्स हम बना रहे हैं। जैसे अगर मैकडोनल्ड्स है तो थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करता है, नेस्ले है थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करता है, यूनिलीवर है थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर अगर आपकी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज होंगी, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को आपस में जितने सारे आपके कारोबार बिजनेस हैं उनको वेल कोऑर्डिनेटेड रखना होगा। उनके बीच में अच्छी कम्युनिकेशन को मेंटेन करना होगा। वरना बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप्स आ गए, तो हो सकता है कि इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस ना हो उन फैक्ट्रीज के पास कि हम किस तरह की क्वालिटी बनाते हैं, किस तरह की क्वांटिटी हमें बनानी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है। एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें हो सकती हैं। सप्लायर्स कितने इन्वॉल्व होंगे दुनिया भर से, तो सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन होंगी। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स हैं, हुकूमत, उनके साथ भी आपकी कितनी कम्युनिकेशंस होती हैं। कोई लीगल चेंजेस आते हैं, कोई कानून में चेंज आया, कोई किसी भी तरह की लेजिस्लेशंस में चेंज आ सकते हैं। और बैंक्स से साथ भी कितनी कम्युनिकेशन होगी। बैंक से लोन लेना होगा, ओवरड्राफ्ट लेना होगा, कोई पैसों का आना जाना, सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सारा अकाउंटिंग करना। So now when you are operating on an international level, then definitely you need to maintain that strong communication network, or else the message, the real message might just get distorted. एंड ये चैप्टर तुमने पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन, इफ यू रिमेम्बर, और उसमें पढ़ा था जब भी वैसे कम्युनिकेशन का नाम आता है, एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। जाहिर क्वेश्चन में तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में आता है। अब ये कह रहे हैं ना, देखो, कंसिडर हाउ द फॉलोइंग थ्री बैरियर्स कुड मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव बिटवीन एसएससीज हेड ऑफिस इन कंट्री जी एंड इट्स न्यू फैक्ट्रीज इन अदर कंट्रीज। तो कौन सा, जैसे प्रॉब्लम विद द मीडियम है कि आप जैसे हेड ऑफिस से लेके आप उन हेड दूसरी फैक्ट्रीज में कम्युनिकेट कर रहे हो। सो व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स विद द मीडियम? कम्युनिकेशन प्रोसेस याद है? सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो होता है जो पढ़ा रहा होता है, बता रहा होता है, मैसेज पास ऑन कर रहा होता है। मैसेज इज द तरीका, द चैनल यूज्ड। मीडियम। सेंडर कौन होता है? जैसे इस वाली कम्युनिकेशन के अंदर ये जो क्लास चल रही है अभी, इसमें सेंडर कौन है? मैं हूँ। मैसेज क्या है कि हम ये पास पेपर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। मीडियम क्या है? दिस इज अ विजुअल ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जूम इज द medium used, and the verbal method, the written method, we are just combining all the methods. And then receivers are you guys, students. एंड फीडबैक होता है जो तुम मुझे यहाँ चैट पे जवाब दे रहे हो, रिस्पॉन्सेज दे रहे हो, प्रॉब्लम्स पूछते हो, डिस्कशन देते हो, फीडबैक देते हो, दिस इज फीडबैक। एंड नाउ दिस क्लासरूम नीड्स टू बी इफेक्टिव, राइट? This online class needs to be effective. For that, we need to have an effective communication. And there could be potential barriers to effective communication, right? There could be potential barriers.
और बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पढ़े हैं तुम लोगों ने, याद है? Barriers to effective communication. What are the main barriers that could happen or exist in the communication? सेंडर में प्रॉब्लम आ सकता है कि सेंडर की टेक्निकल नॉलेज में मसला है, वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज यूज करता है, या वो बहुत डिटेल्ड मैसेज दे देता है विदाउट कंसिडरिंग द, कि वो जार्गन्स बहुत ज्यादा सेंडर अगर यूज करता है, नाइस मोनालिसा। और मैसेज में भी मसला हो सकता है कि अगर मैसेज में कम होता है वैसे, लेकिन जाहिर है मीडियम में मसला हो सकता है कि टेक्निकल ब्रेकडाउन हो जाए, इंटरनेट कनेक्शन में मसला आ जाए, जिस चैनल से वो मैसेज भेजना चाहिए था, रिटन होना चाहिए था, सिर्फ वो वर्बल हो गया, वो विजुअल होना चाहिए था, सिर्फ रिटन हो गया। द मीडियम कुड बी रॉन्ग. The problem can also be with the receivers. The receivers might not be interested, they might not be motivated to listen, they might not be trusting the sender. This could be also the problem with the receivers, maybe. Or there could also be a problem with the feedback. If we are not constantly asking for a feedback, if there is a fake or a false feedback, or maybe if the feedback is not even given, तो feedback में भी problem हो सकता है. और इस पूरे process को हम कहते हैं communication process, and we want our communication process to be effective. And the definition is, किसी भी सिचुएशन में कैसे पता चलता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है? कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि क्या जो उस कम्युनिकेशन का मकसद है वो पूरा हो रहा है, या वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है। क्या जो मैंने सप्लायर से कम्युनिकेट किया, उसका जो भी पर्पस था कम्युनिकेशन का, रेट्स नेगोशिएट करना, क्वालिटी के ऊपर बात करना, डिलीवरी डेट्स अग्री करना, कुछ भी सप्लायर के साथ अगर मीटिंग हो रही है और अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ सप्लायर के साथ बात करने का, तो मतलब है कि वो कम्युनिकेशन इनफेक्टिव है। अगर मैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ एनुअल जनरल मीटिंग में, या मैं उनसे थ्रू ईमेल्स या किसी भी तरह अपने शेयर होल्डर्स से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं जो भी मकसद होगा शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने का, कि डिविडेंड कितने हमने अनाउंस किए हैं, किस तरह की कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, शेयर प्राइसेस में चेंजेस क्यों आए हैं, शेयर होल्डर से भी बहुत सारी कम्युनिकेशन होती हैं, उसका भी एक मकसद होता है। अगेन, हाउ वुड आई डिफाइन दैट माई कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स इज इफेक्टिव? दैट वेदर द ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड, राइट? और जब भी कम एक इजी टेक्निक बताता हूँ, कि जब भी कम्युनिकेशन की बात एग्जाम में आए, या कहीं भी तुम कम्युनिकेशन का चैप्टर, बिजनेस कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है हमारा यूनिट 2 का, उसके बारे में जब भी तुम पढ़ो ना, तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं मुझे बताओ? स्टेक होल्डर्स की एग्जांपल्स हो. Who are the different stakeholder groups involved? Who are the main stakeholder groups involved in the communication process? किसी भी एग्जाम, किसी भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? वो कौन लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड होते हैं? किसी भी बिजनेस के, हर बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। चाहे कोई भी बिजनेस चलाते हैं, जैसे मैं तुम लोगों के लिए, मेरा अगर मैं ये क्लासेस लेता हूँ तो मेरे लिए तुम एक स्टेक होल्डर हो। जैसे कि आप स्टेक होल्डर आगे बैंक, यस बैंक हमारा एक स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि हम उनसे लोन्स लेते हैं, हम उनसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। हम जो है, कोई भी सर्विसेज बैंक की चाहिए होती है, तो वो बैंकिंग सर्विसेज जो भी मनी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, वो बैंक हमें वहाँ पे देता है। और गवर्नमेंट इज अगेन अनदर स्टेक होल्डर ग्रुप, नाइस, क्योंकि एलिजा गुड यार, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, उसको हमें टैक्स देना होता है। गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट रूल्स एंड लॉज बनाती है ताकि हमारे मुल्क में एक सोसाइटी सिक्योर रहे, अच्छा एनवायरनमेंट रहे। तो गवर्नमेंट की जो कुछ रेगुलेशंस होती हैं वो हमें फॉलो करनी होती हैं, हमें उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो डिज़ाइन करते हैं वो हमें फॉलो करनी होती हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो इन्फ्लेशन है, जो टैक्सेस हैं, कोई अगर कभी पेनल्टी लग जाती है, कोई ग्रांट्स एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही होती हैं, तो गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है बिजनेस एक्टिविटी को देख रही होती है, तो वो भी हमारा एक स्टेक होल्डर ग्रुप होता है, बिल्कुल। कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, यस कस्टमर्स भी एक बड़ा स्टेक होल्डर ग्रुप है, ऑब्वियसली, बिकॉज कस्टमर्स आर रियली रियली इंटरेस्टेड इनटू अ बिजनेस एक्टिविटी। बिकॉज कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, दे पे यू द प्राइस, दे गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम यू,
and they would also have some expectations. They would be expecting a reasonable and a fair quality of the product, and they might have some problems. They might want to just call you, they might just want to come to your store and ask for a problem, and they would have issues, right? हम उनसे प्राइस चार्ज करते हैं, उनको प्रोडक्ट देते हैं, उनको डिलीवर करते हैं. They are really interested in into our business activity because they are purchasing the product, they are paying the price, and we want the customers to come. So we'll have to think about them also. तो customer भी एक बड़ा stakeholder group है बिल्कुल. Or suppliers, yes, definitely suppliers is another major stakeholder group because सप्लायर्स वो होते हैं जिनसे हम इन्वेंट्री खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं. हम उनसे रेट्स नेगोशिएट करते हैं, क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्वालिटी किस तरह की चाहिए, कब डिलीवरी चाहिए, कितने दिन में डिलीवरी होगी, डिलीवरी के अलग चार्जेस होंगे, ये साथ ही इंक्लूडेड हैं. जो भी सारे सप्लायर्स हैं उनके साथ भी हमारी बहुत सारी कम्युनिकेशंस होती हैं, एंड वो भी बड़ा एक स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होता है हमारे बिजनेस में डेफिनेटली. एंड अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, गुड, यस, एम्प्लॉयज़ इज़ अनदर स्टेक होल्डर ग्रुप, वेयर एम्प्लॉयज़ वो लोग होते हैं जो अपना सर्विस हमें देते हैं, जो हमें अपना टाइम देते हैं, जो जिनकी लेबर हम परचेज करते हैं, हम उनको उसकी सैलरी देते हैं. वी एज अ बिजनेस वी पे द सैलरी टू द पीपल, दे वर्क फॉर अस, दे आर द एम्प्लॉयज़, दे हैव द सर्टेन राइट्स. We need to pay their salary on time. We need not to discriminate them on the basis of color or gender or any unfair thing. एंड एम्प्लॉयज़ ज़ाहिर उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का हमें ख्याल रखना होता है, हमें उनको ट्रेनिंग्स देना होती हैं प्रॉपरली. ठीक है, बिल्कुल एम्प्लॉयज़ बड़ा एक स्टेक होल्डर ग्रुप है हमारा. और ट्रेड यूनियन भी होते हैं, बिल्कुल ट्रेड यूनियन भी एक बड़ा वो ग्रुप होता है जो एम्प्लॉयज़ ही बनाते हैं जनरली. आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन भी एक बड़ा ग्रुप है. प्रेशर ग्रुप समझ लो, प्रेशर ग्रुप इज़ द राइट वर्ड टू राइट हेयर. प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हम पे प्रेशर क्रिएट करती हैं इन केस इफ वी डू सम अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी, नॉट लाइक दैट, बट वो प्रेशर ग्रुप्स भी एक बड़ा स्टेक होल्डर ग्रुप होता है. सो ओनर्स तो किसी ने तुमने बताया ही नहीं. ओनर जो होता है, शेयर होल्डर, ओनर एक बड़ा स्टेक होल्डर है भाई. जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं कि कंपनी अच्छा काम करेगी तो हमें पैसे रिटर्न मिलेंगे अच्छे. सो ओनर्स एंड द स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर ग्रुप्स, एंड वी नीड टू consider their interests too. We need to keep them satisfied too, right? So now I'm going into such depth for this question because I want you guys to attempt this question now. I'll plan it अभी तो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए इतनी कहानी बता रहा हूँ क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन का सवाल एग्जाम में जब भी आए, कभी भी तुम कम्युनिकेशन का सवाल एग्जाम में देखो, तो कम्युनिकेशन का नाम सुनते ही माइंड में ये अगर वर्ड चले ना, स्टेक होल्डर्स, so it would make things easier for you, right? Because कम्युनिकेशन जो किसी भी बिजनेस को चलाना है तो धैर्य कम्युनिकेशन के बगैर तो काम ही नहीं है ना. मुझे अपनी क्लासेस चलाना है तो मुझे तुम लोगों से एज स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करना है. मुझे अपनी टीम जो होती है, मेरे साथ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मुझे कम्युनिकेशंस रखनी होती हैं. मुझे कभी कभी लेट्स से कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, कोई ट्रेनिंग में जाना है, तो उस तरह की ईमेल्स एक्सचेंज हो रही होती हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड. फिर और भी यार, मार्केटिंग जो होती है, इंस्टाग्राम जो चलता है, यूट्यूब जो चलता है, उससे रिलेटेड बंदे काम कर रहे होते हैं, उसकी उनसे कम्युनिकेशंस होती हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व. इट्स नॉट लाइक कि आप आए और पढ़ाया और खत्म हो गया. समझ ना, यानी कि इट्स थिंग. तो और मैं अपनी एग्जांपल तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए और तुम उसको बिजनेस की दुनिया में सोच सको. अब चाहे जो कोई भी बिजनेस हो, तुम अपना फेवरेट कोई बिजनेस बताओ. चलो बताओ, टेल मी द नेम ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस. कोई एक बिजनेस का नाम बताओ. मुझे कोई एक बिजनेस का नाम बताओ, कोई भी एक रैंडम बिजनेस विच यू कैन थिंक ऑफ, एनी वन बिजनेस. कोई भी एक बिजनेस का नाम जो तुम्हें समझ में आता हो. कबाब जीस. कबाब जीस तो कितने एक्सपैंड कर रहा है. कबाब जीस तो हर चीज खोल दी. कबाब जीस अच्छा खासा बेसिक रेस्टोरेंट था, उन्होंने पता नहीं कबाब जीस क्या क्या हो गया. कबाब जीस सुपरमार्केट, कबाब जीस स्मार्ट, कबाब जीस फ्राइड चिकन, कबाब जीस
के गोलगप्पे, कबाब जीज के कबाब, कबाब जीज के कपड़े, कबाब जीज के शादी हॉल, कबाब जीज के हाउसेस, सब कुछ उनको, सब कबाब जी सिम भी लॉन्च कर देना उन्होंने तो। सब कुछ इसमें। क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर हाउ द फॉलोइंग थ्री बैरियर्स Consider how the following three barriers could make communication less effective between SSE's head office in country Z and its new factories in the countries. Which barrier would be the easiest to overcome? Justify your choice. So तीन barriers इसने हमें बताए हुए हैं: problem with the medium, problem with the sender, and problem with the receiver. और प्रॉब्लम विद द मीडियम यूज में हम क्या क्या लिख सकते हैं? मीडियम क्या, कितने मार्क्स हैं? 1 2 3 4 5 6, आई हैव गॉट 6 लाइन्स। हाउ मेनी पॉइंट्स शुड आई राइट इन दिस पैराग्राफ? लाइक मीडियम में कितने प्रॉब्लम बताऊं, कि मीडियम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जब आप हेड ऑफिस और न्यू फैक्ट्री के बीच में कम्युनिकेट कर रहे होगे? सो हाउ मेनी पॉइंट्स इन दिस एरिया, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इन द मीडियम? 12 मार्क्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 3 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क। आई गेस वन प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, लेकिन दो प्रॉब्लम्स भी बता ही सकते हो। दो प्रॉब्लम भी बता दो, मसला नहीं है, अगर अच्छे से समझा रहे हो तो। आई थिंक मीडियम में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि टेक्निकल ब्रेकडाउन आ सकते हैं मे बी, कि जिस तरीके से आप भेज रहे हो मे बी बीच में कोई इंटरनेट का या इस तरह का, हेड ऑफिस दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, टेक्निकल ब्रेकडाउन आ सकते हैं। या फिर लॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपने इतना बड़ा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया है कि शायद जो मैसेज का सेंडर है और जो रिसीवर है उसके बीच में, अभी फ्रिज में रख दो रख के। सही, लॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ये हो सकता है। और प्रॉब्लम विद द सेंडर, प्रॉब्लम विद द सेंडर क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम विद द सेंडर मे बी द लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन्स। ठीक है। और प्रॉब्लम विद द सेंडर हो सकता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो सकता है, डू नॉट इनकरेज फीडबैक, मे बी सेंटर में ये भी मसला हो सकता है ना कि वो थोड़ा सा, हाँ टाइम का मसला मीडियम में आ जाएगा फिर वो तो। टू क्विकली मैसेजेस, सो डिटेल्ड, बिल्कुल इतना डिटेल्ड मैसेज भेज रहा है कि शायद वो समझ में नहीं आ रहा फिर। रिसीवर के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? मे बी लैक ऑफ मोटिवेशन, or maybe not interested when not listening, or maybe motivation, lack of trust could also be the problem. My screen is stuck. सही है। और बाकी कंक्लूजन में फिर मुझे क्या ओपिनियन देना है? सवाल क्या है? Which barrier would be the easiest to overcome? Justify your choice. Like out of these three barriers, which one of these barriers will be the easiest to overcome in this particular situation? Now that's a technical one. I don't think so that's an easy one. It sounds like an easy one, but it's something to think about, that which barrier will be easiest to overcome for the company. So I will have to give my opinion, that what do I think, which one is the easiest to overcome, and then I'll have to justify that opinion, that जो भी मैं सोच रहा हूँ वो क्यों सोच रहा हूँ। और 12 मार्कर का गेम ये है कि हर स्टूडेंट जो है वो कम्प्लीटली एक अलग आंसर लिख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली एवरी स्टूडेंट कैन कम अप विद अ वेरी डिफरेंट आंसर, ये बार बार मैं बात कहता हूँ। और वो इसीलिए कहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो और अपने आंसर्स पे भरोसा रखो पूरा पूरा, ठीक है? ये भी बहुत ज़रूरी बात है।
मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक सेकंड ज़रा मैं वापस इसको शेयर कर देता हूँ ताकि जो है ये हमारा आ जाए सामने। ये आ गया देखो। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नाउ व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर द क्लास इज कि ये जब क्लास में एंड करूंगा तो तुम्हें इस क्वेश्चन को अब खुद से एक दफ़ा पूरा अटेम्प्ट करना है। जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द आंसर। वी आर गोइंग टू राइट द आंसर टुगेदर इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। बट चाहो तो पहले नोटबुक पे लिख लो अपनी तरफ से, इस अच्छा सा आंसर लिखने की, क्राफ्ट करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद जब मैं लिखवाऊंगा तो तुम अपने आंसर को मेरे आंसर से कंपेयर करना, तो वो फिर एक बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस आंसर ऑन योर ओन नाउ। एंड अगली क्लास में जाओ तो वो आंसर मुझे चेक भी कराना, मैं चेक भी करूंगा। और फिर हम उसके बाद जो है इसको अटेम्प्ट भी करेंगे साथ में, सो वी कैन जस्ट इम्प्रूव ऑन इट। क्लियर?